ठीक है। हाँ, आपको ये डाउनलोड करना है। ठीक है। आप यहाँ पे जाइए, क्योंकि मैंने सिस्टम में डाउनलोड करके रखा हुआ है पहले से। तो आप वायरशार्क को ओपन करिएगा। अभी इस क्लास के बाद अगर आपने डाउनलोड अभी नहीं किया है, इसको ओपन करिएगा। यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कनेक्शन मेरे सिस्टम में दिखा रहे हैं, आप सब देख सकते हैं। वाईफाई, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया समथिंग दिखा रहा है। मैं वाईफाई पे क्लिक करूँगा, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे छोटा सा एक एरो दिख रहा होगा, देखिएगा एक कनेक्शन दिख रहा होगा जो बन रहा है। ठीक है। ये जो दिख रहा है इसको देखिएगा। इसका मतलब क्या, मेरा डेटा इस समय वर्क कर रहा है। इस समय मैं जियो फाइबर पे हूँ, तो मेरा डेटा भी वर्क कर रहा है। ठीक है। तो आपको इस पे डबल क्लिक करना है। इस पे डबल क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, यहाँ पे लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था, यहाँ पे आपको अलग अलग कनेक्शन जो मेरे इस समय बने हुए हैं वो आपको दिख जाएंगे, जहाँ मेरा डेटा जा रहा है मेरे कंप्यूटर से कहीं और। ठीक है। सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए शायद कई सारे कनेक्शन बन रहे हैं। सपोज करिए मैं अब इसको स्टॉप कर देता हूँ, यहाँ पे कैप्चरिंग स्टॉप कर देता हूँ, कोई वेबसाइट विजिट करता हूँ। उस दिन की तरह कोई वेबसाइट विजिट करता हूँ, BTUP, ये हमारे कॉलेज, हमारे उसकी वेबसाइट है, बोर्ड की वेबसाइट है, हमने इसको विजिट किया। अब यहाँ देखिएगा, इसको कैप्चरिंग आपको स्टार्ट करनी होगी। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा, कैप्चरिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है। अगर मैं मैग्नीफायर से आपको दिखाता हूँ, मैग्नीफायर से आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। हम्म यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपको ब्लू ब्लू टॉप पे दिख रहा है, जो ब्लू ब्लू टॉप पे दिख रहा है, यहाँ जो दिख रहा है ब्लू ब्लू आपको टॉप पे, एक सेकेंड, हाँ, ये जो मैंने रेड से मार्क किया है इस समय, ये आपको दिख रहा है। इससे स्टार्ट और स्टॉप होता है। स्टार्ट कैप्चरिंग इससे होता है। ठीक है। और इसके बगल में जो एक सिंबल है उसका काम होता है स्टॉप कैप्चरिंग। स्टॉप कैप्चरिंग। ठीक है। मतलब पैकेट को कैप्चर करना, उसको स्टार्ट करना, मतलब कैप्चरिंग जो भी डेटा मेरे कंप्यूटर से निकल रहा है या कंप्यूटर में आ रहा है, उसको हम इस टूल के माध्यम से कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। ये टूल का नाम है वायरशार्क, इसके माध्यम से आप कैप्चर कर सकते हैं। अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। अभी कंटिन्यू विदाउट सेविंग। ठीक। अब मैं अपने बोर्ड की वेबसाइट जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। और फिर आके इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये देखिए रेड से स्टॉप कर दिया। अब मैं इसमें देखूंगा कि मैंने जब रिक्वेस्ट डाली अपने बोर्ड को, तो क्या रिक्वेस्ट गई। अभी मैं यहाँ सर्च करता हूँ, यहाँ पे कई सारी रिक्वेस्टेड है, तो मैं सर्च करता हूँ कि मेरे बोर्ड की कौन सी है। ठीक है। एक सेकेंड में देखता हूँ। ये देखिए, सबसे पहली रिक्वेस्ट गई है मेरे कंप्यूटर से, कहाँ गई है, एक स्टैंडर्ड रिक्वेस्ट गई है BTUP का सर्वर जानने के लिए। देखिएगा, ये देखिएगा, BTUP का सर्वर जानने के लिए। हमें पता नहीं है कि मेरे BTUP का वेब सर्वर कहाँ पे है, तो हम इससे देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये किस तरह की क्वेरी है। डोमेन नेम सिस्टम, आपने फर्स्ट ईयर में DNS का नाम सुना होगा, DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इसका काम क्या रहता है कि जो आप जो इंग्लिश अल्फाबेट में जो वेबसाइट देखते हो, इनको कन्वर्ट करता है IP एड्रेसेस में। ठीक है। IP एड्रेस में, कि इनका IP एड्रेस क्या है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं एक रैंडम IP एड्रेस लिख रहा हूँ। ये BTUP का IP एड्रेस ये है। तो ये कौन पता लगाता है, ये पता लगाने का काम होता है DNS का, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट हमारे कंप्यूटर से जाती है किसी वेबसाइट को जानने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे जब यहाँ पे मैंने इस सर्च किया था कि ये कौन सी वेबसाइट है, btup.ac.in, ये वाली वेबसाइट है ये आपकी। ठीक है। इसको जो सर्च किया था, तो सिंपली ये सर्च होके नहीं आया था, सबसे पहले क्वेरी गई थी
किसके पास गई थी? आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास गई थी। किसके माध्यम से? डीएनएस के माध्यम से। जिसने क्या किया था? जिसने पता लगाया था कि आपका जो btup.ac.in है उसका क्या आईपी एड्रेस है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा btup.ac.in। ठीक है, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हम पैकेट के अंदर की एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब हमारे कंप्यूटर ने आखिर भेजा क्या हमारे कंप्यूटर को उस सर्वर तक, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे देखेंगे आप ये तो आपने कैप्चर कर लिया। अब किसी भी पैकेट के जो ये पैक आपको दिख रहा है, ये जो रो है, किसी भी रो पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखने लगेगा। ठीक है, वो न्यू टैब में खुल जाएगा। नहीं तो आप नीचे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको नीचे भी देख सकते हैं। बेटा बार बार क्लास से इन एंड आउट मत होइए, इससे प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसी कारण ये मेरा कैप्चरिंग ये बंद हो गया। अभी के लिए इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा। अगर इसको यहां से कैप्चर किया मैंने, इसको यहाँ पे हॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ अभी कैप्चर हुआ होगा। यहाँ पे BT, अगर मैं सर्च करूं BTUP तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए डेटा भेजा गया है मेरे कंप्यूटर से सर्वर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, ये देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा, ये सर्वर BTU का सर्वर से हमें रिस्पांस मिला है जो भी मैंने ओके किया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, हम अभी की बात कर रहे थे आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। आईपी एड्रेस प्रोटोकॉल वर्जन 4 की बात कर रहे थे हम। यहाँ देखिएगा। ठीक, तो वर्जन 4 में क्या था? मैंने आप सबको बताया था वर्जन 4 में क्या होता है। फिर से मैं सबको रिपीट करा देता हूँ, इसके बाद रिपीट नहीं होगा वर्जन 4 में, क्योंकि वर्जन 4 के बाद ही वर्जन 6 समझेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम पैकेट उठाते हैं IPv4 हेडर, हेडर फ्रेम फॉर्मेट, हेडर फॉर्मेट। यहां से हमने इसको उठाया, ये इसको कॉपी किया, अपने व्हाइट बोर्ड में गए, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको पेस्ट कर दिया। अब सभी लोग इसको ध्यान से देखिएगा, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। ठीक, सबसे पहले आप यहाँ जो देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ जो देख रहे हैं आप, ये जो 4 बिट है, ये क्या है? ये IPv4 हेडर का फॉर्मेट है। कि जो हेडर आप अपने डेटा के साथ भेजोगे, जो आप चिप्पी लगा के भेजोगे, ठीक है, उसका फॉर्मेट है ये। ठीक है, लेबल जो लगा के भेजोगे उसका फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या होती है, 4 बिट, मतलब 4 बिट आपको दिए जाते हैं वर्जन बताने के लिए। वर्जन मतलब कि ये हेडर किस फॉर्मेट का है, मतलब किस वर्जन का है। क्या ये वर्जन 1 है, क्या ये वर्जन 2 है, क्या ये वर्जन 3 है, क्या ये वर्जन 4 है। तो ये 4 बिट बताती है किस वर्जन का। जैसे अगर ये वर्जन 4 का है तो 4 अगर बाइनरी में लिखना चाहे तो इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये वर्जन आ गया। नेक्स्ट क्या होता है? हेडर लेंथ, HLN। इसका काम होता है ये बताना कि आपका जो ये हेडर है ये कितना बड़ा है। ठीक है, इसका काम ये बताना है। तो ये कितनी कितनी बिट से बता सकता है? ये 4 बिट। तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 बिट में ये बताता है कितनी लेंथ है। अब मैक्सिमम लेंथ कितनी बता सकता है अगर 4 बिट का है तो मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है अगर 4 बिट की है तो? बताइए कितना हो सकता है? ये वैल्यू कितनी हुई? ये है 1 2 4 8। मैक्सिमम वैल्यू 15 की है, मैक्सिमम वैल्यू 15 की है। ठीक है, तो ये हेडर लेंथ आपको ये बताता है। ठीक, अब ये क्या हुआ? इसने तो बताया कि मैक्सिमम तो 15 हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये 15 से काफी बड़ा है, क्योंकि भाई 1 बाइट इधर, 1 बाइट इधर, 2 बाइट इधर। ठीक, तो होता क्या है, हेडर लेंथ के अंदर हम लिखते हैं वो वैल्यू जितना हेडर का साइज होता है। अगर हेडर का साइज 60 है तो 60 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 15। हम जितनी भी हेडर लेंथ होती है एक्चुअल, उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं और वो नंबर डाल देते हैं डिवीजन के बाद। ठीक है, तो मैक्सिमम हेडर लेंथ 60 है, तो मैक्सिमम हेडर लेंथ 7 है।
तो इसमें जब 60 हेडर लेंथ होगी तो आप वैल्यू क्या रखोगे इसके अंदर? वैल्यू रखोगे 15। ठीक है। जब हेडर लेंथ 20 है, मिनिमम 20 है, अगर 20 वैल्यू होगी तो 20 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 5। तो आप रखोगे 0101 किसके अंदर? इस फील्ड के अंदर, HLN फील्ड के अंदर आप ये चीज रखोगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है टाइप ऑफ सर्विस। टाइप ऑफ सर्विस मैंने बताया था किस टाइप की सर्विसेज होती हैं, वो आपको यहाँ पे बतानी होंगी, लेकिन कितनी कितने बिट से बतानी होंगी? 8 बिट में। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टाइप ऑफ सर्विस आप 8 बिट के अंदर बताएंगे। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? टाइप ऑफ सर्विस क्या हो सकती है? सोचिए, दिमाग में सोचिए, टाइप ऑफ सर्विस हो क्या सकती है? ठीक है। टाइप ऑफ सर्विस में क्या बता सकते हो? आप बता सकते हो कि मेरे पैकेट की क्या डिले है, मतलब कितनी स्पीड से चल रहा है, क्या थ्रूपुट है, कितने पैकेट एक बार में आ रहे हैं, क्या रिलायबिलिटी है। जितने भी हम कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि डिले कितना है, रिलायबिलिटी कितनी है, थ्रूपुट कितना है, ये हम टाइप ऑफ सर्विस के अंडर बताते हैं। नेक्स्ट फील्ड आती है आपकी आपकी आती है टोटल लेंथ। टोटल लेंथ होता है 16 बिट का। ध्यान दीजिएगा, 16 बिट लिखा है, बिट्स लिखा है, मतलब 2 बाइट। तो 2 बाइट आप किसको देते हो? टोटल लेंथ बताने के लिए देते हो। ठीक है। तो टोटल लेंथ की मिनिमम लेंथ कितनी हो सकती है? अगर मैं पूछूं टोटल लेंथ कितना हो सकता है, ये हो सकता है इस वाले हेडर की लेंथ प्लस जो भी डेटा है हमारा। ठीक है। जो भी डेटा है हमारा, तो इन दोनों की वैल्यू को सम करेंगे और उसको टोटल लेंथ में लिख देंगे। किस फॉर्मेट में? बाइनरी में लिखना है हमको। ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फील्ड आती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है आपका? बेटा, जो भी म्यूट नहीं किए हैं म्यूट कर लें। हाँ, आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि जब हम अपना डेटा पैकेट भेजते हैं, जो हम डेटा पैकेट ऐसे भेजते हैं, जैसे ये हमारा पैकेट है बड़ा सा। ठीक है। इसको जब हम भेजते हैं तो ये एकदम से ऐसे नहीं जाता है, इसके टुकड़े करके जाता है। क्यों? इतना बड़ा पैकेट आपके कंप्यूटर से निकल के सर्वर तक नहीं पहुंच सकता। सब कंप्यूटर से निकल के सर्वर तक नहीं पहुंच सकता। ये बड़ा अपना आपका बहुत बड़ा पैकेट है। ठीक है। तो इसके हम टुकड़े करते हैं। ठीक है। इसके टुकड़े करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। अब इन टुकड़ों को कैसे जाने कि टुकड़े एक जैसे हैं? जैसे सपोज करिए आपके व्हाट्सएप ने आपके फोन में व्हाट्सएप है। अच्छा। ठीक जी। है। आपके फोन में व्हाट्सएप है, साथ में आप गूगल क्रोम चला रहे हो। ठीक है। व्हाट्सएप पे इस समय आप व्हाट्सएप पे इस समय अगर आप मैसेज करते हैं, ठीक है, मैसेज करते हैं, कुछ मैसेज का साइज होगा, कुछ डेटा होगा। ठीक है। कुछ डेटा होगा व्हाट्सएप का, कुछ डेटा होगा गूगल क्रोम का। ठीक है। ये भी इंटरनेट पे कुछ भेजना चाहता है। ठीक है। ये भी इंटरनेट पे कुछ भेजना चाहता है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? क्या पता व्हाट्सएप डेटा काफी बड़ा हो, इंटरनेट उतना संभाल ना पाए। तो क्या होते हैं, इसके टुकड़े किए जाते हैं। इसके टुकड़े किए जाते हैं, इस डेटा के कई टुकड़े किए जाते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। और इसके भी टुकड़े किए जाते हैं, इसके भी टुकड़े किए जाते हैं, इसके भी टुकड़े किए जाते हैं। अब इन टुकड़ों को भेजना कहाँ है? इंटरनेट के ऊपर। ठीक है। इंटरनेट के ऊपर। तो इनके ऊपर जो लेबल लगेगा, ये जो लेबल लगाया जाएगा टुकड़ों का, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, IPv4 हेडर एक लेबल है। ये जो लेबल लगेगा, तो इन लेबलों से हम जानेंगे कि ये वाला पैकेट जो आप यहां देख रहे हो, ये वाला पैकेट और ये वाला एक साथ है, और ये वाला पैकेट, ये पैकेट एक तरीके के हैं। तो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर हम डाल देते हैं, आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देते हैं इन पे एक जैसा, और I1 मान लो, और I2 आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देते हैं इन पे और इन पे। ठीक है। इससे क्या होगा? जब ये दोनों पैकेट इंटरनेट पे जाएंगे, ठीक है, जब इंटरनेट पे भेजे जाएंगे तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन किसके साथ है। ठीक है। कौन किसके साथ है, ये कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइडेंटिफिकेशन में काम क्या होता है? जब हम पैकेट को तोड़ते हैं, जब पैकेट को स्प्लिट करते हैं,
तो अलग अलग टुकड़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम आइडेंटिफिकेशन नंबर का यूज करते हैं। एक तरह का ये पैकेट की आईडी है। ये जो आप छोटे पैकेट देख रहे हो इनकी आईडी है ये। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपका फील्ड आती है ये 3 बिट की फील्ड आती है। देखिएगा 3 बिट कौन कौन से हैं? RES, DF, MF। ये 3 बिट मतलब एक एक बिट की फील्ड्स हैं। इनकी वैल्यू 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। तो पहली बिट तो रिजर्व बिट है, मतलब ये 0 रहती है हमेशा। दूसरी बिट क्या है? यहां पे दी गई है DF, डोंट फ्रेगमेंट। इसका मतलब क्या होता है? आप अपने जो नेटवर्क है, जो भी नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, उसको बोल रहे हो कि मेरे इस पैकेट को तोड़ो मत। जैसे मैंने अभी यहां पे तोड़ रहा था ना, यहां पे इसको तोड़ दिया मैंने 3 पार्ट में। ठीक है। तो ये वाली फील्ड हेडर की क्या बताती है कि जब हमें तोड़ना नहीं होता, हमें डेटा एक साथ भेजना है, तो हम DF को सेट कर देते हैं 1। ठीक है। डू नॉट फ्रेगमेंट को सेट कर देते हैं 1। ठीक है। अगर हमें फ्रेगमेंटेशन अलग करना है तो 0 रहता है। ठीक। नेक्स्ट फील्ड आती है MF। MF माने मोर फ्रेगमेंट्स। इसका काम ये रहता है ये बताना, इसका काम ये रहता है ये बताना कि हम फ्रेगमेंट्स को कौन सा फ्रेगमेंट पहला या आखिरी है। MF का मतलब होता है मोर फ्रेगमेंट। मोर फ्रेगमेंट का मतलब होता है कि इसके बाद कोई टुकड़ा है कि नहीं है। जैसे ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, ये टुकड़ा है, अब इसके बाद कोई टुकड़ा है कि नहीं, ये आपको नहीं पता होता ना, सर्वर को पता होता है। तो सर्वर कैसे जाने कि टुकड़े आना बंद हो गए हैं, मतलब हमारा पैकेट पूरा आ चुका है। तो एक फील्ड होती है MF करके, वो हर एक में 0, हर एक में 1 होती है, हर एक में 1 होती है, सिवाय आखिरी वाले में। आखिरी वाले में वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये होता है मोर फ्रेगमेंट्स, मतलब इसके बाद कोई टुकड़े हैं कि नहीं है। तो हर सब में 1 होगी, हर एक छोटे टुकड़े में 1 होगी, सिवाय आखिरी टुकड़े में। आखिरी टुकड़े में 0 हो जाएगी। क्यों? ये बताएगी कि अब और टुकड़े नहीं बचे हैं। ठीक है। तो ये बिट ये काम करती है। 13 बिट की एक और फील्ड है फ्रेगमेंट ऑफसेट। ये फील्ड का क्या काम रहता है? फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड का क्या काम रहता है? जब हम ये टुकड़े बनाते हैं, जो आप ये टुकड़े देख रहे हो, दोबारा से मैं टुकड़े बना लेता हूं इनको। इन टुकड़ों को मैं बना लेता हूं इरेज करके। हम्म। जब ये बड़ा सा पैकेट, ये जो बड़ा सा पैकेट है, इसे सपोज 0 से लेके 999 बाइट्स हैं, बाइट्स ऑफ डेटा है, 1000 बाइट का डेटा है कोई। ठीक है। जो व्हाट्सएप व्हाट्सएप में आपके, समझ लो अनुज ने अनिल को कुछ डेटा भेजा 1000 बाइट का। ठीक है। तो ये डेटा है वो। अब फ्रैगमेंट ऑफसेट का काम क्या रहता है? ये रखना कि हर एक टुकड़े का क्या क्या नंबर है, कौन सा टुकड़ा पहले है या कौन सा टुकड़ा बाद में है। जैसे ये बड़ा डेटा है, जब ये नेटवर्क लेयर को मिलेगा तो उसके क्या कर देगा? ये टुकड़े कर देगा कई सारे, ये कई सारे टुकड़े कर देगा। तो सबसे पहला टुकड़ा इतना बड़ा हमने ले लिया, कहां से? 0 से लेके 333 तक। दूसरा टुकड़ा हमने ले लिया 334 से लेके सपोज करो 668 तक। और आखिरी टुकड़ा कहां से कहा गया? 669 से लेके 999। ठीक है। और सबके अंदर क्या सेट होगा? यहाँ पे मोर फ्रेगमेंट 1, मोर फ्रेगमेंट 1, मोर फ्रेगमेंट 0, जब भी बताया था मोर फ्रेगमेंट का। ठीक है। ये टुकड़े टूट गए। फ्रेगमेंट ऑफसेट एसेंशियली ये बताता है, ये नीचे की चीजें होती हैं ये बताता है। ठीक है। तो जो भी पैकेट आप भेज रहे हो उसके अंदर फ्रेगमेंट ऑफसेट की वैल्यू यहां लिखोगे। फ्रेगमेंट ऑफसेट इज इक्वल्स टू 669, या फिर फ्रेगमेंट ऑफसेट इज इक्वल्स टू 334, फ्रेगमेंट ऑफसेट इक्वल्स टू 0। इसका क्या मतलब रहता है? फ्रेगमेंट ऑफसेट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये होता है जब सर्वर को ये मिलेगा, जब सर्वर को ये डेटा मिलेगा, ये वाला डेटा मिलेगा आपको सर्वर को, तो वो क्या जानेगा? इससे इससे ये जानेगा कि ये पहला फ्रेगमेंट है, मतलब पहला टुकड़ा है। क्योंकि
फ्रेगमेंट ऑफसेट 0 है, मतलब इसके पहले कोई टुकड़े नहीं है। ये सबसे पहला फर्स्ट टुकड़ा यही है, ठीक है, जिसकी रेंज 0 से लेके 333 तक यहां दिख जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्या है, जब ये टुकड़ा उसको मिलेगा, ये वाला टुकड़ा उसको जब मिलेगा, ये वाला आप देख रहे हो, तो इसमें फ्रेगमेंट ऑफसेट 334 है। इससे सर्वर को क्या पता चलेगा कि ये फ्रेगमेंट ऑफसेट शुरू हो रहा है 334 से, मतलब 0 से 333 वाला टुकड़ा अलग है कहीं पे, वो इसको मिला नहीं है, मतलब अभी उसको पहुंचा नहीं है, अभी जो भी केस है, मतलब इससे पहले इतना डेटा मौजूद है। इस वाले फ्रेगमेंट में क्या मिलेगा, इस फ्रेगमेंट में मिलेगा 669। इसका मतलब क्या है कि इससे इससे पहले 669 इसका डेटा मौजूद है, इतना डेटा इससे पहले मौजूद है। लेकिन ये एक और चीज बताएगा, यहाँ पे क्या बताएगा, मोर फ्रेगमेंट 0, मतलब सर्वर ये जानेगा कि ये सबसे लास्ट पैकेट है, ये वाला पैकेट लास्ट है, और इससे पहले इतने बाइट का डेटा मौजूद है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, इतने सब चीजों से क्या फायदा होगा कि सर्वर इनकी रीअसेंबली कर सकता है। टुकड़े जो डेटा के गए हैं, इनको इकट्ठा भी तो करना होता है, इनको इकट्ठा करके डेटा एक साथ बनाना होगा, ये टुकड़े किए हैं। तो सबसे लास्ट वाला वो यहां लगा देगा 669 वाला, ठीक है, सबसे पहला वाला यहां लगा देगा 333, और बीच वाला यहां पे लगा देगा 334 से लेके 668 तक का। तो ये फर्स्ट फ्रेगमेंट, ये सेकंड, और ये थर्ड। इससे क्या होगी, फ्रेगमेंट की रीअसेंबली होगी, रीअसेंबली एट सर्वर या रिसीवर, जो भी केस हो, वहां पे क्या होगी, रीअसेंबली होगी। थोड़ा सोचिएगा इस बारे में, टुकड़े पहले किए जाएंगे, फिर उस चीज की रीअसेंबली होगी। वापस आते हैं हम, यहां पे देखिएगा, और नेक्स्ट फील्ड का नाम है TTL, टाइम टू लिव। वापस आते हैं यहाँ पे अपने ओपन बोर्ड पे, नेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, TTL, टाइम टू लिव। TTL, टाइम टू लिव, इसका क्या मतलब होता है, ये कितने बिट का है, 8 बिट का है। 8 बिट, मतलब इसको बनाने के लिए, इसकी वैल्यू रखने के लिए हमारे पास 8 जगह हैं। और आपको पता है 8 जगह में आप 8 वन रख सकते हो, और 8 वन की वैल्यू क्या होती है, 255, ठीक है। TTL फील्ड क्या बताती है, नंबर ऑफ हॉप्स, ये बताती है नंबर ऑफ हॉप्स। मतलब नंबर ऑफ हॉप्स का मतलब होता है नंबर ऑफ जंप्स। सेंडर से रिसीवर तक डेटा एक बार में नहीं पहुंचता है, ये पहुंचता है बाय मींस ऑफ मैनी मैनी सर्वर्स, जो कि कहा, मनी मनी राउटर्स या स्विचेस, जो कि कई सारे टावर्स के माध्यम से या फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से आपके डेटा को ले जाते हैं, ठीक है। इसका काम क्या रहता है, और क्या रहता है, इसका काम और रहता है बताना कि कितना समय लगेगा सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने में, कितना समय लग रहा है, ठीक है, ये भी काम बताता है, ठीक है। और ये पैकेट का क्या कम करता है, ये पैकेट का कम करता है नंबर ऑफ लूप्स। मतलब क्या पता है, अगर एक और यहाँ पे ऐसे कनेक्शन हो इस तरीके से, तो आपका पैकेट तो इसके अंदर घूमता रहेगा। भाई जो राउटर्स होते हैं, जो राउटर्स होते हैं, ठीक है, आपस में इधर इसको, इसने डेटा इसको दिया, इसने डेटा इसको दिया, इसने डेटा इसको दिया, तो आपका पैकेट तो इसी रेंज में घूमता रह जाएगा। तो इसको रोकने के लिए आप क्या करते हो, एक TTL वैल्यू सेट करते हो, टाइम टू लिव। ये इसमें बताता है कितने जंप्स, नंबर ऑफ जंप्स पॉसिबल, इसको एक जंप कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि TTL वैल्यू कितनी होती है, तो ये जंप होता है। सेंडर से इसको जंप कहते हैं, इससे इसको जंप कहते हैं, इसके इसको जंप करते हैं। एक जंप यहाँ कंज्यूम हुआ, एक जंप यहाँ, एक जंप यहाँ। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, इससे समझते हैं। अपने सिस्टम पे जाइए, कमांड प्रॉम्प्ट सर्च करिए, CMD, ठीक है, CMD सर्च करिए, यहां पे आप क्लिक करिए, क्या, यहां पे आप लिखिए पिंग, पिंग कमांड, ठीक है, पिंग कमांड लिखिए, और पिंग करिए, किसको करिए, हम सपोज करते हैं btup.ac.in को कर देते हैं, अपने बोर्ड की वेबसाइट को। यहाँ पे देखिएगा, कई चीजें देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या हुआ जब TTL हमने किया। हमने जब TTL क्लिक किया, तो देखिएगा यहाँ पे पिंग किया, बोर्ड की वेबसाइट तक पहुंचने की कोशिश की, तो क्या आया, यह है बोर्ड का सर्वर,
आपके बीटीयूपी बोर्ड का सर्वर है, उस सर्वर पे हमने 32 बाइट भेजी, ठीक है। समय लगा 76 सेकेंड, इसको कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम, राउंड ट्रिप टाइम। और ये रहा टीटीएल, मतलब 111 हॉप से बचा, मतलब मैक्सिमम जंप लगी 111, मतलब बीच में 111 से ज्यादा राउटर्स नहीं थे। इससे इससे जंप किया, इससे जिसे जंप किया, इससे इससे जंप किया, ठीक है। वापस आते हैं और देखते हैं और कौन सी फील्ड है। ये 8 बिट की हैं, ठीक है। प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल फील्ड, प्रोटोकॉल फील्ड का काम क्या रहता है, मैंने अभी बताया था। प्रोटोकॉल आपके टीसीपी, यूडीपी, जो आप यहाँ पे देख रहे हो वायरशार्क के अंदर, जो आप वायरशार्क के अंदर यहाँ देख रहे हो, कहाँ कहाँ, ये देखिए, जब यहाँ देख रहे हो इस तरफ, इसको अगर मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे ये क्या है, ये प्रोटोकॉल है कि किस तरह का डेटा मूव हो रहा है। टीसीपी एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। यूडीपी का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये सब थोड़ा हाई लैंग्वेज के लिए है, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है, यूडीपी। ये सब बताते हैं किस तरह का डेटा मूव कर रहा है और उसके साथ क्या करना है, आपको कितना रिलायबल तरीके से डेटा को भेजना है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट फील्ड आप देखते हैं, नेक्स्ट फील्ड यहाँ पे हेडर चेकसम। अब जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो हो सकता है डेटा मूव करते समय कुछ उसमें एरर आ जाए, ठीक है, कुछ उसमें एरर आ जाए। तो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में क्या करना होगा, हमें चेक करना होगा कि हमारे हेडर के अंदर कुछ दिक्कत आई तो नहीं है। तो इसके लिए एक 16 बिट की फील्ड होती है हेडर चेकसम। अभी चेकसम कैसे निकालते हैं ये आपको नहीं जानना है, आपको बस इतना जानना है कि एक 16 बिट की एरर चेकसम, हेडर चेकसम होती है, जिसका काम क्या होता है कि इस के अंदर जो डेटा आया है, एरर आया है, उसको चेक करना। हेडर चेकसम काम होता है चेक एरर इन हेडर, हेडर के अंदर एरर चेक करना, ठीक। नेक्स्ट फील्ड आती है आपकी सोर्स आईपी, सोर्स आईपी एड्रेस, मतलब कहां से डेटा निकल रहा है उसका आईपी एड्रेस। जैसे इस समय मेरा कंप्यूटर है, तो वहां से डेटा निकल रहा है, तो सोर्स आईपी मेरा होगा। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या होता है, जहां आपको डेटा भेजना है, ठीक है, डेटा भेजना है मतलब रिसीवर। तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में आपका होता है रिसीवर। लास्ट फील्ड आती है ऑप्शंस, या आपके एडिशनल चीजें जो आप इस हेडर के साथ भेज सकते हो। कितनी कितनी साइज की भेज सकते हो, 40 बाइट तक की डेटा को एक्स्ट्रा भेज सकते हो। मतलब आप इसके अंदर बता सकते हो किस रास्ते से जाना है, किस समय में जाना है, ये सब चीजें इसको बता सकते हो। और आखिरी में डेटा आता है आपका, इस तरीके से देखिए, डेटा आता है जो कि आपको ऊपर से मिलेगा, ऊपर वाली लेयर से मिलेगा, ठीक है। डेटा तो आपको ऊपर वाली लेयर से मिलेगा। ये सब रहा आपका IPv4 के लिए। ये मैंने अब बार बार इसके बारे में नहीं बताऊंगा, आपको यहां से पढ़ लेना है। इसका लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूं, यहां से आप चीजें देख सकते हो, यहां से चीजें आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अब जो हमने पढ़ा है अभी, उसको हम रियल लाइफ में देखते हैं कि कैसे वर्क होता है, ठीक। यहां पे देखिए, मैंने डेटा कहीं भेजा था, ये, इसको हम खोलते हैं। ये पैकेट हमने भेजा है, कहां भेजा है, अपने बीटीयूपी सर्वर को भेजा हुआ है डेटा मैंने, ठीक है। अब यहां देखिए क्या है, सबसे पहले IPv4 हेडर, ये देखिए, सबसे पहला यहां देखिएगा सभी लोग, यहाँ पे क्या हो रहा है। ये जो ऊपर टॉप में जो फील्ड आप देख रहे हो, ये जो फील्ड देख रहे हो, ये क्या है, ये वर्जन फील्ड है। जो अभी मैंने बताया था 4 बिट की वर्जन फील्ड है, 4 बिट की वर्जन फील्ड होती है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको रुक जाना, इसको यहीं से, हम्म, यहां से देखिए, अब आपको साफ दिख रहा होगा। हम्म, अभी मैंने आपको हेडर दिखाया था ना, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे क्योंकि वर्जन 4 है, तो उन्होंने वैल्यू रख दी 0100, जो कि क्या है, कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में 4। नेक्स्ट 4 बिट क्या कहा था मैंने, हेडर लेंथ होती है। तो हेडर लेंथ यहाँ पे क्या है, हेडर लेंथ की वैल्यू क्या है, 5 है। यहाँ पे देखिए,
ये देखिए 5, तो एक्चुअल 5 है, और मैंने क्या बताया था कि आप एक्चुअल लेंथ को, जो एक्चुअल लेंथ होती है उसको 4 से डिवाइड करते हैं, फिर हेडर के अंदर वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे हेडर के अंदर वैल्यू है 5, तो एक्चुअल लेंथ कितनी होगी? एक्चुअल लेंथ होगी 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 20, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, इसको देखना नहीं है आपको। टोटल लेंथ 1500 है। टोटल मैंने बताया था क्या, टोटल लेंथ इज इक्वल्स टू हेडर लेंथ प्लस आपका डेटा। ठीक है, तो हेडर लेंथ यहाँ 20 मान लो, तो आपकी डेटा कितना लेंथ का हो गया? डेटा का लेंथ होगी 1480, डेटा की लेंथ होगी 1480। ठीक, नेक्स्ट आपकी फील्ड है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब इस पैकेट की आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो वो आप यहां दे सकते हो। आइडेंटिफिकेशन नंबर 365 पोर्ट पड़ा है। ठीक, नेक्स्ट फ्लैग्स है। फ्लैग, अब फ्लैग कहां से? ये देखिएगा, फ्लैग वाली वैल्यू मैंने बताई थी आप सबको। फ्लैग में 3 वैल्यू होती हैं। सबसे पहला क्या होती है? सबसे पहली होती है जीरो, हमेशा रहती है। नेक्स्ट होती है क्या? डोंट फ्रैगमेंट। तीसरी क्या होती है? मोर फ्रैगमेंट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डोंट फ्रैगमेंट में सेट है 1 और मोर में 0। डोंट फ्रैगमेंट मतलब इसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू 1 दी गई है अगर आपको फ्रैगमेंट नहीं करने हैं। दूसरा क्या है? फील्ड फ्रैगमेंट ऑफसेट, क्योंकि यहाँ के टुकड़े ही नहीं करने हैं तो ऑफसेट तो 0 रहेगा, क्योंकि पहले वाले पैकेट के अंदर वो पहला वाला पैकेट ही एक ही फ्रेगमेंट है, तो वो 0 रहेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? टाइम टू लिव। यहाँ पे आपने 128 हॉप सेट किए हुए हैं। उसके बाद फील्ड है प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल यहाँ पे टीसीपी दिया है, टीसीपी प्रोटोकॉल दिया हुआ है। फिर क्या है? हेडर चेकसम। हेडर चेकसम जो कि आपका इस पूरे हेडर का चेकसम निकालता है। ये सब देखिएगा, ये वाईफाई के अंदर ही हम IPv4 के अंदर देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? सोर्स एड्रेस। इस समय मेरे कंप्यूटर का एड्रेस ये है, आईपी एड्रेस ये है, IPv4 एड्रेस ये है। ध्यान दीजिएगा, ये एक तरीके का प्राइवेट आईपी एड्रेस है जो कि इंटरनेट पे एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, जो कि इंटरनेट पे एक्सेस नहीं कर सकता है। इसको मेरा कंप्यूटर ट्रांसलेट कर रहा है, मेरा वो क्या कहते हैं, राउटर ट्रांसलेट कर रहा है। नेक्स्ट क्या है? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। यहाँ देखिएगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो कि क्या है? btup.ac.in का आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये सब आपका रहा IPv4 हेडर के बारे में। नेक्स्ट क्या आता है? इसी का अच्छा वर्जन, मतलब इसी का अपग्रेडेड वर्जन, IPv6 हेडर। हम वापस जाते हैं, यहां पे लिखते हैं IPv6 हेडर, IPv6 हेडर। ठीक, अब IPv6 हेडर में क्या होता है? IPv6 हेडर में क्या होता है? ठीक, इस ये क्या है? ये थोड़ी सी जो प्रॉब्लम्स थी IPv4 हेडर की, उनको ये सॉल्व करता है, उनको ये सॉल्व करता है। वहां पे क्या दिक्कत थी? वहां पे दिक्कत थी, सबसे मेन दिक्कत थी कि वहां पे चीजें कंस्ट्रेंट है, मतलब उनकी बिट वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, हम ज्यादा चीजें रख नहीं सकते। साथ में मैंने आपको बताया था एक चीज कि IPv4 हेडर्स, IPv4 जो आपका IPv4 आईपी एड्रेस होते हैं, उनको मैक्सिमम कॉम्बिनेशन 2 की पावर 32, मतलब लगभग 4 बिलियन आईपी एड्रेस दुनिया में है जिनको आप यूज कर सकते हो। लेकिन हमारी पॉपुलेशन ही 10 बिलियन तक पहुंच गई है, तो ये इनएफिशिएंट आईपी एड्रेस थे। इसीलिए हमने एक नया वर्जन निकाला आईपी एड्रेस का, जिसका नाम रखा IPv6। ठीक है, IPv6 नाम रखा। अब इसकी भी फील्ड एक के बाद एक हम देखते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, एक के बाद एक सारी फील्ड्स के बारे में देखते हैं, फिर एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, इसको मैंने यहां से कॉपी किया और अपने ओपन बोर्ड में ले आया, ओपन बोर्ड में मैं ले आया इसको। ठीक, इसको यहां से पेस्ट किया। हम्म, हम्म, इसको मैं यहां से एक्सटेंड करता हूँ, इसको टॉप से एक्सटेंड करता हूँ, इसको आप सभी को दिख रहा होगा ये। हाँ, सबसे पहली फील्ड यहाँ भी उसी की तरह, आपके IPv4 की तरह यहाँ भी 4 बिट का वर्जन फील्ड होती है। ठीक है, ये भी 4 बिट की होती है, जो क्या बताती है?
कि जो हेडर है ये किस तरह का हेडर है, क्या ये IPv4 हेडर है, क्या 6 हेडर है। तो ये पहली बिट 4 बिट की फील्ड होती है, इसके अंदर आपको अगर IPv6 बताना है तो 0110 ये वैल्यू यहां सेट कर देनी है। नेक्स्ट आती है 8 बिट की ट्रैफिक क्लास फील्ड। ट्रैफिक क्लास फील्ड, इसका काम क्या होता है, वही सर्विस फील्ड जैसा ही होता है। सर्विस फील्ड जैसा ही होता है, जिसका काम खाली ये सर्विस फील्ड, जहां पे वहां पे IP4 में सर्विस फील्ड थी ना, वही काम रहता है। मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या करना, कंजेशन कंट्रोल करना। कंजेशन कंट्रोल करने के लिए ये फील्ड होती है ज्यादातर। ठीक है, कि मतलब हमें इस डेटाग्राम को पहले भेजना है कि थोड़ा लेट कर सकते हैं, ऐसे वगैरह चीजें ये सब चीज बताती है, मतलब प्रायोरिटी बताती है कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जैसे आपकी एसएमएस की प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है, जो आपके गवर्नमेंट मैसेजेस होते हैं उसकी प्रायोरिटी बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पे कैसे कैसे शो करोगे, यहाँ पे फील्ड को सेट किया जाता है, इस जगह पे फील्ड को सेट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है, फ्लो लेवल। फ्लो लेवल का काम सिंपली जो वहां पे आप देख रहे थे आइडेंटिफिकेशन का, आइडेंटिफिकेशन चीजें देख रहे थे, वहां पे आइडेंटिफिकेशन करके एक फील्ड थी। ठीक है, वही फील्ड यहाँ पे फ्लो लेवल के फॉर्म में आती है। ठीक है, इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है कि एक तरीके के डेटा को जो चीज चलती है, मतलब एक ही तरह का डेटा जो आप फ्लो कराते हो एक जगह से दूसरी जगह डेटा को, उसको क्या करते हैं, एक ही नंबर दिया जाता है। ठीक है, एक ही तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आपको डेप्थ में नहीं जानना है, बस खाली चीजें जाननी है। इसके अंदर काफी ज्यादा थ्योरी है जिसके अंदर आपको एंटर नहीं करना है, आपको इतना जानना है, एक फ्लो लेवल नाम की फील्ड है जो कि 20 बिट्स की है। नेक्स्ट क्या आता है, पे लोड लेंथ, जो वहां पे टोटल लेंथ का काम करती है आईपी एड्रेस वर्जन 4 के अंदर, वो यहाँ पे पे लोड लेंथ नाम से है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया जाता है, इसमें वही बताया जाता है कि कितना ज्यादा डेटा भेजा जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट हेडर लेंथ, नेक्स्ट हेडर क्या, इसमें चीजें बताई जाती हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज है एक्सटेंशन हेडर नाम से। तो नेक्स्ट हेडर बताता है कि एक्सटेंशन हेडर हमारे में प्रेजेंट है कि नहीं है, अगर है तो कब है। ठीक है, नहीं तो वहां पे क्या देखा था आपने, डेस्टिनेशन एड्रेस के बाद ऑप्शंस, उसके बाद डेटा करके आ गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडर क्या बताता है कि हमारा डायरेक्ट डेटा है या इसके अलावा और इंफॉर्मेशन मौजूद है। ठीक, हॉप लिमिट, वही चीज जो टीटीएल वाला काम करता है आईपी वर्जन 4 में, यहाँ पे ये आपका हॉप लिमिट के नाम से। फिर यहां मेन चीज डिफरेंस आता है आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 में। वर्जन 6 क्या बोलता है, मैं हूं 128 बिट का। आईपी वर्जन 6 क्या बोलता है, मैं हूं 128 बिट का, तो मेरे पास 2 की पावर, देखिएगा 2 की पावर 128 आईपी एड्रेसेस हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है वैल्यू 2 की पावर 32 से। ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम्स नहीं जितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हैं हमारे पास मौजूद। ठीक, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी वही है आपका आईपी वर्जन 6 के हिसाब से। लास्ट में आपका आता है एक्सटेंशन हेडर। ठीक है, इसको आपको जानना नहीं, इसमें मेनली आप क्या लिखते हो, इसमें आप बताते हो राउटिंग। जैसे आपको आपको पता है कि किस रास्ते डेटा भेजना है, तो आप राउटिंग इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मतलब जैसे अगर आपको मोहम्मदी से लखनऊ कुछ भेजना है, मोहम्मदी से लखनऊ कुछ भेजना है, ठीक है, तो आप क्या सकते हो, आप डायरेक्टली किसी को सामान दे सकते हो और कह सकते हो कि लखनऊ भेज दो, या तो आप ये भी कह सकते हो साथ में इंफॉर्मेशन कि तुम लखनऊ तो इसको भेजना है, लेकिन आपको कहाँ से जाना है, मोहम्मदी से मैगलगंज, ठीक है, उससे सीतापुर, ठीक है, फिर लखनऊ, इस रास्ते जाना है। नहीं, क्योंकि रास्ते तो कई सारे हैं, आप गोला होके भी जा सकते हो। तो ये इंफॉर्मेशन डेटा दोगे कि किस राउट में जाना है। इसके अलावा कई और चीजें हैं, अगर वो चीजें अगर आप लिखना चाहते हो तो आप किसके अंदर लिख सकते हो, इन एक्सटेंशन हेडर के अंदर लिख सकते हो, जो कि आप अपने बीटेक जब आप करोगे तब इसके अंदर और भी चीजें जो आएंगी उनके बारे में सीखोगे। तो ये रहा आपका आईपी वर्जन 6 के बारे में, वर्जन 6 के बारे में आपका रहा ये। ठीक, अब हम आते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से ईथरनेट के ऊपर। ईथरनेट के ऊपर यहाँ पे कुछ ईथरनेट
का चैप्टर एक है, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। उसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, ईथरनेट में एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे आप ईथरनेट की फील्ड देख रहे होगे, मतलब अगर आपने बायफेक खोला है सभी ने, यहाँ पे देख रहे होगे ये आईपी आईपी वर्जन 4 है, ये नेटवर्क लेयर पे, ये ध्यान दीजिएगा, ये है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये है नेटवर्क लेयर, ये है डेटा लिंक लेयर, ठीक है। ये डेटा लिंक लेयर है, ये दोनों मिला के डेटा लिंक लेयर बनाते हैं और फिजिकल लेयर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज क्या देख सकते हो, हमने इस चीज को एक्सप्लोर कर दिया, आईपी वर्जन 4 को एक्सप्लोर कर लिया, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने आपको वो दिखाया था, आईपी वर्जन 4 के लिए दिखाया था। अब थोड़ा आईपी वर्जन 6 के लिए भी दिखा देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। वर्जन 6 की भी चीजें यहाँ पे कई सारी मौजूद हैं, जैसे ये ये है वर्जन 6 में देखिए क्या होता है, यहाँ देख लीजिएगा। यहाँ सबको एक्सप्लोर करना है, क्लास खत्म होने के बाद एक्सप्लोर करना है। सबसे बड़ी फील्ड वही वजन वाली फील्ड आ जाती है। नेक्स्ट होती है ट्रैफिक क्लास, कितना कंजेशन है कितना नहीं है, ये चीज ये बताती है। फिर फ्लो लेवल बताता है, आइडेंटिफिकेशन, किस एक तरह का डेटा एक तरह से मूव करेगा। पेलोड लेंथ, मतलब हमारी टोटल लेंथ कितनी है। नेक्स्ट हेडर यूडीपी है, मतलब हमारे पास कोई एक्सटेंशन हेडर नहीं है। अगर आपके पास टीसीपी या यूडीपी लिखा हो नेक्स्ट हेडर के अंदर, इसका मतलब क्या है, कोई एक्सटेंशन लिमिट नहीं है। हॉप लिमिट मतलब टीटीएल, नंबर ऑफ जंप्स यहाँ 64 हो सकते हैं, खाली 64 हो सकते हैं। उसके बाद आपने क्या फील्ड देखी यहाँ पे देखा सोर्स आईपी एड्रेस। ये देखिएगा कितना बड़ा आईपी एड्रेस है, ये किस लेंथ का आपको देख रहे हो, आईपी वर्जन 6 है ये, 2 की पावर 128। जो आप यहाँ पे चीज देख रहे हो ये सब क्या है, ये हेक्स रिप्रेजेंटेशन है, हेक्साडेसिमल में। जो आप ये देख रहे हो ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है, वैसे ही ये भी आईपी वर्जन 6 है, ठीक है। और यूडीपी है, ये यूडीपी के बारे में आप हायर क्लासेस में अंदर पढ़ोगे, यूडीपी और टीसीपी के बारे में आप, लेकिन क्योंकि अगर आप उत्सुक हो तो आप खुद से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो यूडीपी के बारे में भी। इसमें सिंपली क्या दिया रहता है, सोर्स और डेस्टिनेशन, मतलब किस पोर्ट आपके कंप्यूटर के अंदर किस पोर्ट से निकल रहा है, सर्वर के किस पोर्ट पे जा रहा है, कितनी लेंथ का डेटा है। चेकसम मतलब उस हेडर का चेकसम कितना है, ये आपका यूडीपी फॉर्मेट में आता है। यूडीपी, जब आप मूवी देखते हो, जब स्पोर्ट्स देखते हो, तो जो आपका डेटा होता है वो यूडीपी लेके जाता है, यूडीपी प्रोटोकॉल लेके जाता है, ठीक है, यूडीपी प्रोटोकॉल लेके जाता है। लेकिन जब आप कोई फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो वो सब क्या होता है, वो सब टीसीपी फॉर्मेट में जाता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल फॉर्मेट, ठीक है। इसका काम क्या होता है, कनेक्शन बना के डेटा भेजना, और यूडीपी होता है बिना कनेक्शन बनाए डेटा भेज देना, ठीक है। अब इसको रिमूव करते हैं यहाँ पे, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आप भी, ये ऑप्शनल चीज है, आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब डेटा भी दे सकते हो, देखो यहाँ पे इसने डेटा समझने की कोशिश की है, लेकिन ये बहुत जिब्रिश डेटा है, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हो ईथरनेट, ईथरनेट के बारे में, यहीं पे ईथरनेट के बारे में। ईथरनेट क्या होता है, ईथरनेट होता है आपके सिस्टम, आप जब फोन चला रहे हो, आप लैपटॉप चला रहे हो, तो आप कनेक्शन देते हो, किसका कनेक्शन देते हो, अपने लैपटॉप को कनेक्ट करते हो। तो आपके लैपटॉप का एक मैक एड्रेस होता है, मैक एड्रेस, हर लैपटॉप का एक मैक एड्रेस होता है, जो कौन देता है, जो कैसे, मतलब जो जो एड्रेस कौन देता है, ये एड्रेस मैक एड्रेस देता है पीसी या लैपटॉप का मैन्युफैक्चरर। ये एक तरह का होती है फिजिकल एड्रेसिंग, क्योंकि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो कौन देता है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे मेरी केस में इस समय क्या है, जियो फाइबर, जो कि रिलायंस का है, रिलायंस इंफोकॉम का है, ठीक है, रिलायंस इंफोकॉम का है, ठीक। तो ये किस तरह की एड्रेसिंग होती है, लॉजिकल, लॉजिकल मतलब ये कोई एक्चुअल एड्रेसिंग नहीं होती है, ये कुछ समय के लिए मुझे मिली होती है, ठीक है। तो मैक एड्रेस कौन देता है, आपका आपका पीसी मैन्युफैक्चरर।
किस माध्यम से देता है? आपके कंप्यूटर में चिप्स होती हैं वाईफाई की, ठीक है, ईथरनेट लैन केबल की चिप्स होती हैं, उसके माध्यम से ये मैक एड्रेस आपको मिलता है। जैसे मेरे केस में मैं इसे आपको पढ़ा रहा हूं, तो अपने लैपटॉप से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे कंप्यूटर का जो मैक एड्रेस है वो ये है, ये शायद है, ठीक है, ये है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, हान हनोई प्रिसाइज करके कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है? मेरे जो भी मेरे कंप्यूटर के अंदर जो भी डेट वो है, चिप है, चिप का मैन्युफैक्चरर का इंफॉर्मेशन है ये, हान होनोई प्रिसाइज, ये मैन्युफैक्चरर आईडी है, ठीक। और ये क्या है? ये है उस सर्वर की, जो उस सर्वर जहां पर डेटा भेज रहा हूं, उसके वहां के चिप का मैन्युफैक्चरर का नाम, ठीक। अब ये आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, अपने केस में ऑनलाइन सर्च करिए, क्लियर करता हूं इसको, ऑनलाइन सर्च करते हैं मैक एड्रेस, मैक एड्रेस लुकअप, मैक एड्रेस लुकअप, ठीक है। यहां से मैक एड्रेस का वेंडर हम लुकअप कर सकते हैं, मतलब कि किसने ये चीज बनाई है। अब देखते हैं हम यहाँ पे, आप इस जगह लिख सकते हो, जैसे मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, क्या मेरे केस में क्या आया? मेरे केस में आया D8 9C, D8:9C, एक सेकेंड, मेरे केस में आया D8:9C, इसके आगे 67:23, 67:23, :8907, :8907, इसको सर्च करते हैं, देखते हैं ये कहाँ का है, किसने बनाया इसको। ये देखिएगा, मेरे कंप्यूटर में जो चिप लगी है वाईफाई वाली इस समय जो कंप्यूटर चिप लगी है, वो बनाई है किसी हान होनोई प्रिसीजन कंपनी, जो कि कहाँ पे है? जो कि चाइना में बेस्ड है, ठीक है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि आपके कंप्यूटर का जो भी मैन्युफैक्चर, जैसे इस समय मेरा कंप्यूटर एचपी का है, जो कि एक यूएस कंपनी है, ठीक है। लेकिन जो उसने चिप लगाई है वाईफाई वाली मेरे कंप्यूटर के अंदर, उसका जो मैक एड्रेस है, ठीक है, वो कहाँ है? वो बेस्ड है चाइना में, मतलब ये चिप जो दी है वो चाइनीज कंपनी ने दी है, ठीक है। अब ये क्या है? ये कंपनी के ब्लॉक डिटेल बताती है, ब्लॉक डिटेल मतलब इन मैक एड्रेसेस को भी कंपनीज खरीदती है, जैसे आईपी एड्रेस को आईएसपी खरीदता है, वैसे मैक एड्रेस को भी कंपनियां खरीदती हैं। मैक एड्रेस होता है 48 बिट्स का होता है, ठीक है, 48 बिट का होता है, तो कंपनियां इसको भी खरीदती हैं, ठीक। बाकी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, मैं इस लिंक को आपको व्हाट्सएप पे डाल देता हूं, आप यहां से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, यहां से इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। क्लोज करता हूं इसको, इसको भी क्लोज करता हूं, वापस आते हैं, ठीक। तो आप अपने सोर्स और डेस्टिनेशन का कंपनी यहां से पता लगा सकते हो। ये एक्चुअल में क्या है? ये आपकी एक्चुअल में फिजिकल एड्रेसिंग है, तो आप इसको निकाल सकते हो, अपने उससे निकाल सकते हो। तो मेनली इथरनेट में ये दो चीजें दी रहती हैं, ठीक है, ये दो चीजें दी रहती हैं आपकी। नेक्स्ट क्या है, आप और हम देखेंगे कुछ ईथरनेट के बारे में। ईथरनेट क्या है, यहाँ पे देखिएगा अपने सिलेबस के हिसाब से इन्होंने क्या बोला है, चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 6 के अंदर इन्होंने कुछ पूछा है, ईथरनेट स्पेसिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। 10 एमबीपीएस ईथरनेट, 10 एमबीपीएस फास्ट, ही यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे 100 एमबीपीएस होना चाहिए, 100 एमबीपीएस फास्ट ईथरनेट, और 1000 एमबीपीएस गीगाबिट इंटरनेट। आपको सिंपली इनका डिफरेंस जानना है कि इन तीनों इथरनेट्स के अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस है। इथरनेट मेनली आपका जो लैन केबल है, लैन लैन प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो इथरनेट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, जो कि बेस्ड किस पे होते हैं? मैक एड्रेसेस पे बेस्ड होते हैं,
ठीक है, अब एक एक करके हम देखते हैं, एक एक करके हम इनको देखते हैं। आइए सभी लोग, इसको यहां से हमने कॉपी पेस्ट कर लिया अपना इंटरनेट के ऊपर, नेट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पे इसको पढ़ने की कोशिश की। हम्म यहाँ पे एक और वेबसाइट आपके काम की है, वहां हम जाते हैं। इथरनेट क्या है? एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। अगर आपको से कोई पूछे इथरनेट की डेफिनेशन ही पूछ ले, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि इथरनेट क्या है? एक तरह का कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। जो किसने बनाया था? जेरोक्स नामी कंपनी ने बनाया था 1973 में। ठीक है, कंपनी में कुछ लोग जैसे रॉबर्ट मैटक्लेफ इस प्रोजेक्ट को लीड करते थे, तो उन्हीं का नाम आता है जो प्रोजेक्ट लीड करते हैं। तो इथरनेट नाम का जो प्रोजेक्ट था, एक कम्युनिकेशन के लिए प्रोजेक्ट था। इसको देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा सभी लोग, एक यहाँ देखिए, इस तरीके से देखिए, ये क्या आपको क्या दिख रहा है? एक लैन केबल दिख रहा है आपको, आप सबको एक लैन केबल दिख रहा है। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो एक तरह का है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो काम क्या करता है? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराता है। ठीक है, मूव कराता है। देखिए यहां से देखिए, ये देखिए, डेटा को मूव कराता है। यहां से देखिएगा, ये क्या है? ये सपोज करिए हमारी लैब है, सीएस लैब है। सीएस लैब है, इसमें इन्होंने हब लगाया हुआ है, ये हब लगाया हुआ है। ठीक, और ये इथरनेट स्विच लगा है आपके प्रिंसिपल ऑफिस के पास। ठीक, इससे क्या हो रहा है? डेटा मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह बाय मींस ऑफ केबल्स। अभी हमने जब आपसे गाइडेड और अनगाइडेड डेटा की बात की थी, तो आपको बताया था, इसके बाद केबलिंग के बारे में बताया था। कौन से केबल बताए थे? फाइबर ऑप्टिक केबल बताए थे। दूसरा क्या बताया था आपको? ट्विस्टेड पेयर केबल बताए थे, ट्विस्टेड पेयर केबल। तीसरा क्या? कोएक्सियल केबल बताए थे। ये सब क्या थे? ये सब केबलिंग थी, जो क्या करती हैं? नेटवर्क्स को कनेक्ट करती हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे इथरनेट नेटवर्क जो डिवीजन है, जो 3 डिवीजन आप देख रहे हो, इन्हीं बेसिस पे डिवीजन है, इन पे ही है कि किस तरह का वायर कनेक्टेड है डिवाइसेस पे, मतलब डिवाइस टू कंप्यूटर, और क्या उसकी स्पीड है, क्या उसकी स्पीड है। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में देखते हैं? हम ज्यादातर किसके बारे में देखते हैं? यहाँ पे स्टैंडर्ड इथरनेट। स्टैंडर्ड इथरनेट में क्या होता है? स्टैंडर्ड इथरनेट में क्या होता है? मेनली स्टैंडर्ड इथरनेट के अंदर क्या होता है कि केबलिंग किस तरह की होती है? ट्विस्टेड पेयर वाली केबलिंग होती है। देखिए यहाँ फास्ट इथरनेट भले लिखा है, स्टैंडर्ड और फास्ट लगभग सेम चीज यूज करते हैं। कैट 5 केबल यूज करते हैं। ठीक है, और क्या बेसिकली यूज करते हैं? बेसिकली आप डेटा ट्रांसफर करते हो एट द स्पीड ऑफ 10 टू 100 एमबीपीएस। ठीक है, 10 टू 100 एमबीपीएस कौन करता है? फास्ट ईथरनेट। जो फास्ट ईथरनेट वाले केबल होते हैं, उनकी स्पीड होती है 10 टू 100 एमबीपीएस की। वो सिलेबस में गलत लिखा है। नेक्स्ट क्या होते हैं? गीगाबिट ईथरनेट। गीगाबिट ईथरनेट क्या होते हैं? थोड़ा अपग्रेड फॉर्म होता है फास्ट ईथरनेट से, जहां पे आप यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, यहां पे आप स्पीड दे सकते हो 1000 एमबीपीएस से लेके 1 जीबीपीएस तक। ठीक है, यहाँ पे आप इस तरह देख सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है तीनों के बीच का डिफरेंस। अगर हम ऑनलाइन सर्च करते हैं, ट्रेडिशनल ईथरनेट, ईथरनेट वर्सेस फास्ट ईथरनेट, ईथरनेट वर्सेस तीसरा पॉइंट, तीसरा कौन सा था? तीसरा था आपका गीगाबिट ईथरनेट। ये आपके पेपर में आ सकता है, गीगाबिट ईथरनेट। तो हम यहां से आपको दिखाते हैं किस तरह से आपको देखना है। यहाँ देखिए, मेनली तो इन्होंने तो जेमिनाई जो आपका एआई है, इसने क्या बताया? इसने बताया कि आपका जो ट्रेडिशनल इथरनेट होता है, उस और वो और अदर इथरनेट में क्या डिफरेंस मेनली है? स्पीड्स का। ये एक पुराना स्टैंडर्ड है जिसकी स्पीड 100 एमबीपीएस, 10 एमबीपीएस है। फास्ट इथरनेट थोड़ा अपग्रेड करता है ट्रेडिशनल से, जो स्पीड देता है 100 एमबीपीएस की। गीगाबिट इथरनेट
स्पीड क्या देता है, 1000 Mbps तक की स्पीड देता है। लेकिन हमें इस डिफरेंस को नहीं जानना है, इस डिफरेंस को नहीं जानना है। इसके अलावा भी और डिफरेंस है, क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन है, आप सिंपली ये तो लिख सकते नहीं है। ठीक है, अब हर जगह फास्ट और गीगाबिट का इथरनेट का दिया हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड इथरनेट आप कोई यूज नहीं करता। मेरे सिस्टम में भी स्टैंडर्ड इथरनेट नहीं है, फास्ट इथरनेट लगा हुआ है। ठीक है, फास्ट इथरनेट लगा हुआ है। मेनली देखिए, जो आपका फास्ट इथरनेट है वो इनकी रेंज कम रहती है। देखिए, फास्ट इथरनेट की मेन डिफरेंस क्या है, इसकी रेंज कम रहती है। ठीक है, इसका और क्या दिक्कत है, ये ट्रेडिशनल इथरनेट से ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। ठीक, अब फायदा क्या है, फायदा ये है कि ये सस्ता है, ये सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है, और ये ट्रेडिशनल इथरनेट से 10 टाइम फास्टर भी है। ठीक, तो अगर हम पॉइंट्स लिखने की बात करें, अगर पॉइंट्स लिखते हैं, अगर इसका अगर मैं डिफरेंस यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं, ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल वर्सेस फास्ट वर्सेस गीगाबिट, ये क्या है, ओल्ड है, काफी ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ओल्डेस्ट स्टैंडर्ड है। ये न्यूअर, ये न्यूएस्ट मतलब सबसे मॉडर्न स्टैंडर्ड, न्यूएस्ट स्टैंडर्ड। दूसरा क्या आ सकता है, इसकी स्पीड 1 से लेके मतलब अप टू 10 Mbps तक है। इसकी स्पीड कितनी है, 10 to 100 Mbps या 1000 Mbps तक की है। ठीक है, इसकी स्पीड क्या है, 1 Gbps अबव। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, ये लेस पावर कंज्यूम करता है, लेस पावर कंजम्पशन। ठीक, ये मोर पावर देन ट्रेडिशनल इथरनेट। ठीक, अब यहां तक हमने पॉइंट्स बना लिए, और क्या पॉइंट बनाते हैं। ठीक है, और क्या पॉइंट बनाते हैं, और बनाते हैं गीगाबिट देख के सपोर्ट। यहां पे ये एक्सपेंसिवनेस का बना सकते हैं, कॉस्ट, मोर पावर देन ट्रेडिशनल, यहाँ पॉइंट लिखते हैं मोर पावर देन ट्रेडिशनल इथरनेट। ठीक, चौथा पॉइंट क्या, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट आप यहां दे सकते हो, क्या था, यहाँ क्या दिखे, लार्ज वॉल्यूम डेटा, मतलब इसमें स्मॉल डेटा ट्रांसफर, लेस डेटा ट्रांसफर, मोर देन ट्रेडिशनल ट्रांसफर। ठीक, यहाँ पे लार्ज डेटा ट्रांसफर। ठीक, तो इनमें बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड्स का फर्क है, जो आपके स्टैंडर्ड्स है उनका फर्क आ जाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए इन्होंने जीएफजी ने इन्होंने पॉइंट्स लिखे भी हैं कि ये फास्ट इंटरनेट 100 Mbps से स्पीड देता है, गीगाबिट 1 Gbps तक की। सिंपली कॉन्फ़िगरेशन करना काफी आसान है, जबकि गीगाबिट कठिन है, ज्यादा डिले करता है। ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्पीड कम है तो डिले ज्यादा ही हो रहा होगा, इसमें डिले कम होता है। ठीक है, कवरेज ज्यादा रहती है गीगाबिट की, कवरेज कम रहती है। ठीक, राउंड ट्रिप टाइम इतना रहता है, इसमें डिले इतना रहता है। सक्सेसर है 10 बेस टी का, ये सक्सेसर है फास्ट इथरनेट का, मतलब एक्चुअल में ये एडवांस वर्जन है फास्ट इथरनेट का, वर्जन आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह से लिखना है तो आप यहां से सिलेबस में इस तरह से लिख सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आपको क्या देखना है, एन मैप के बारे में। अगर हम सर्च करते हैं, अगर हम कमांड प्रॉम्प्ट पे एन मैप के बारे में देखते हैं, अगर एन मैप के बारे में देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में अभी नहीं देखा, नेटवर्किंग डिवाइस अभी देखेंगे। अगर ये एन मैप के बारे में देखते हैं, एन मैप आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, विंडोज में एन मैप नहीं मिलेगा। तो एन मैप का क्या काम क्या है, अगर मैं देखूं एन मैप का
काम nmap 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 है क्या? मेरे विंडोज में तो चल नहीं रहा है, हमारे विंडोज में तो nmap चल नहीं रहा है, तो nmap का यूज क्या है? nmap का यूज क्या है? बेटा म्यूट कर लो जो भी जिसका भी वॉइस ऑन है म्यूट कर लो। रचित पतवा। ठीक है। nmap क्या है? nmap आपका टूल है जो कि आप एनालाइज कर सकते हो डेटा क्या क्या चल रहा है। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं, देखते हैं कि हमारे में चलेगा कि नहीं चलेगा। तो nmap हम डाउनलोड करते हैं विंडोज में, nmap डाउनलोड करते हैं विंडोज nmap डॉट ये ncap डैश 1.8 exe nmap डाउनलोड। तो यहाँ पे जब तक हमारा nmap डाउनलोड होता है हम और टूल्स देखते हैं। हमने वायरशार्क देख लिया है ट्रबल शूटिंग टूल्स के अंदर, ठीक, हमने वायरशार्क देख लिया है, इसको क्लोज करते हैं। वायरशार्क के अलावा और कौन से हैं? वायरशार्क के अलावा टीसीपी डंप राउट प्रिंट। टीसीपी डंप क्या है? टीसीपी डंप ये कौन सा कमांड है? टीसीपी डंप एक लाइनक्स कमांड है। अब लाइनक्स हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम देखते हैं टीसीपी डंप कैसे वर्क करता है। ये भी एक तरह का शायद पैकेट एनालाइजर है कि पैकेट के अंदर क्या मूव कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है nmap, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको लिंक यहाँ पे भेज रहा हूँ। nmap ये सब टूल्स हैं टीसीपी डंप, ठीक है। ये टीसीपी डंप का काम क्या होता है? नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस जो हम वायरशार्क से कर रहे हैं, वैसे ही आप एक टीसीपी डंप करके कमांड है जिससे आप पैकेट का एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। ये आपका लिनक्स पे काम करता है, ठीक। अब चाहे तो यहाँ चेक कर सकते हैं टीसीपी डंप काम कर रहा है कि नहीं। नहीं काम करेगा, टीसीपी डंप यहाँ काम नहीं करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम डाउनलोड करें विंडोज के लिए, ठीक है, विंडोज की डाउनलोड करें, नहीं तो हमारे पास पहले से वायरशार्क है तो हम वायरशार्क से देखेंगे। तो आप इतना जान लीजिए क्या है ये काम क्या करता है, नेटवर्क ट्रैफिक कैप्चर। जो हम वायरशार्क से ट्रैफिक को कैप्चर कर रहे हैं, जब यहाँ ये कर रहे हैं, वही काम टीसीपी डंप करता है। बस किसमें करता है आपका, किसमें करता है? लिनक्स में। सोच रहा हूं मैं लिनक्स आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। सबसे पहले लिनक्स करने के लिए, लिनक्स चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा उबंटू। डाउनलोड उबंटू। उबंटू एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप मत करिएगा, मैं खाली आपको कमांड चला के दिखाने के लिए डाउनलोड करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब भी लूंगा तब आपको दिखा दूंगा। बेसिकली हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। आप उबंटू ना डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिनक्स मिंट डाउनलोड कर सकते हैं, लिनक्स मिंट, ठीक। इसको भी नहीं करना है तो आप काली लिनक्स जो हैकिंग के लिए यूज करते हैं ज्यादातर, काली लिनक्स जिसमें नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स होते हैं, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं, काली लिनक्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर काली लिनक्स करके देखते हैं, गेट काली लिनक्स, तो हम यहाँ से ले लेते हैं इसको, किसके लिए लेते हैं, वर्चुअल बॉक्स के लिए लेते हैं। तो यहाँ से मेरे सिस्टम में काली लिनक्स भी डाउनलोड हो रहा है, ठीक। आप यहाँ से लिनक्स मिंट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब क्या है, ये बेसिकली फ्लेवर है। किसके फ्लेवर है?
ये फ्लेवर है आपके लिनक्स के फ्लेवर हैं, जो आप यहाँ पे कमांड देख रहे हो, जो मैं आपको शो नहीं कर पा रहा हूँ। आपको लग रहा है सर सर क्यों नहीं चला रहे हैं, क्योंकि ये सारे कमांड चलते हैं किसमें है, सब लिनक्स में चलते हैं। ठीक है, सब लिनक्स में चलते हैं, ये सारे कमांड लिनक्स में चलते हैं। ठीक है, तो हम इसको डाउनलोड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। इसके साथ ही साथ, ठीक, इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ नेटवर्किंग सिक्योरिटी प्रिंसिपल, ठीक, क्रिप्टोग्राफी यूजिंग सिक्योर प्रोटोकॉल्स। सिक्योर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, सिक्योर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? आप और हम जैसे बात कर रहे हैं, हम सब किस में बात कर रहे हैं, हमसे अगर व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी देखते होगे, इंक्रिप्शन देखते होगे। ये व्हाट्सएप सिक्योर योर कन्वर्सेशन विद, यहाँ लिख के आ रहा होगा व्हाट्सएप, WhatsApp secure your conversation with end-to-end encryption. Your message and calls stay between you and your businesses. तो ये क्या है? ये एक तरह का सिक्योर कनेक्शन है, मतलब आपके और मेरे बीच में डेटा शेयर हो रहा है, वो क्या है? वो सिक्योर है। तो ये सब सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स हमें नेटवर्क में डेटा शेयर करते समय भी एसेंशियली देखने पड़ेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ से करते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ते हैं, सारे नहीं, कुछ पढ़ते हैं। क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, जरा देखते हैं एक एक करके, एक करके हम सब देखते हैं। सबसे पहला क्रिप्टोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। क्रिप्टोग्राफी में देखिए किस तरह का अटैक, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि जब भी कोई डेटा आप बनाते हो तो वहां पे दो तरह के अटैक हो सकते हैं। अटैक का नाम पहला क्या, पैसिव अटैक, दूसरा एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक मतलब पैसिव अटैक में क्या होता है कि हम सिस्टम से डेटा निकाल तो लेते हैं, लेकिन कुछ भी चेंजेस सिस्टम में नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि एक्टिव अटैक में क्या होता है, सिस्टम से डेटा निकालते हैं, साथ से साथ उसमें के रिसोर्सेस को बदल देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आप जो यहाँ डायग्राम देख रहे हो, जो डायग्राम देख रहे हो यहाँ पे, उसको अगर हम ओपन करते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं, ठीक, यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट हो रहा है साइफर टेक्स्ट में। जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, जैसे आप जब रीजनिंग सवाल करते हो, आप कहते हो ना ए बी सी डी कन्वर्ट हो गया एफ जी एच आई। ठीक है, तो कन्वर्जन आप करते हो ना रीजनिंग में, आप सब लोग कन्वर्जन करते हो रीजनिंग में, कैसे करते हो? आप कुछ प्लस या माइनस लगाते हो, कुछ लगाते हो, ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 +4। तो यहाँ पे एल्गोरिथम +4 लगाओगे, हर एक करेक्टर पे +4 लगाओगे, यही तो करते हो रीजनिंग के अंदर आप। +4 सब में लग गया। ठीक है, या तो आप कह सकते हो ए बी सी डी है, ठीक, यहाँ पे एफ जी कीजिएगा, एच आई जे के, यहाँ पे +4 +5 +6 +7, इस तरह का एल्गोरिथम कर सकते हो। तो ये यहाँ पे यही हो रहा है, जो आपका प्लेन टेक्स्ट है, जो भी डेटा भेज रहे हो, वो उस पर कोई एल्गोरिथम लगाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है साइफर टेक्स्ट में। ठीक है, फिर उसका रिवर्स एल्गोरिथम लगाया जाता है, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाया जाता है, और कन्वर्ट किया जाता है प्लेन टेक्स्ट में। ठीक है, इस तरीके से वर्क होता है साइफर। आपका प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होता है साइफर टेक्स्ट में, इसको इंक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, और साइफर टेक्स्ट कन्वर्ट होता है प्लेन टेक्स्ट के अंदर, प्लेन टेक्स्ट के अंदर, जिसको कहते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, डिक्रिप्शन। जो आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पे आपका जो डेटा, अगर आपने हेलो भेजा है, हेलो को कन्वर्ट करेगा साइफर टेक्स्ट में। ठीक है, आपके नेटवर्क पे भेजेगा, फिर ये साइफर टेक्स्ट पहुंचेगा रिसीवर के पास, रिसीवर के कन्वर्ट होगा ये प्लेन टेक्स्ट में, जो कि है हेलो। तो इस तरह से इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आपका होता है मेनली ये। ठीक, नेक्स्ट क्या ये बता रहे हैं प्रिंसिपल्स के बारे में। प्रिंसिपल्स के बारे में मतलब क्या क्या प्रिंसिपल आप फॉलो करेंगे डेटा ट्रांसफर करते समय, ताकि हमारा डेटा सिक्योर रहे। यहाँ पे सिक्योरिटी की बात हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल उन्होंने क्या बताया है, सबसे पहला प्रिंसिपल बताया कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें क्या रहता है, इसमें रखता है कि ए और बी जो डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, ए और बी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको सी ना पढ़ पाए। ठीक है, इसमें लिखा नहीं, लेटर सेंडर ए वांट्स टू शेयर सम
बी एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जब ए डेटा सेंड कर रहा है बी को, तो ये डेटा किसी को कैप्चर ना कर पाए, कोई इसको कैप्चर ना कर पाए, तो इसको कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सीक्रेसी, ठीक है। सीक्रेसी मतलब खाली सेंडर और रिसीवर ही जान पाए कि क्या डेटा शेयर हुआ है, कोई भी अनऑथराइज पर्सन इस डेटा को एक्सेस ना कर पाए। तो पहला प्रिंसिपल यही होता है नेटवर्क सिक्योरिटी का, कि आपका डेटा, आपका नेटवर्क क्या फॉलो करना चाहिए? कॉन्फिडेंशियलिटी फॉलो करना चाहिए, कि आपकी और मेरे बीच की बात किसी थर्ड पार्टी को ना पता चले, ठीक है। ये हुआ आपका पहला प्रिंसिपल। नेक्स्ट प्रिंसिपल होता है ऑथेंटिकेशन। मतलब हमें ये कैसे पता चले कि जो डेटा आया है वो सही लोग से आया है। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि किसी ने डेटा, कोई डेटा आपको भेजा, किसी ने भेजा कि मेरा नाम शुभम, मतलब उस कोई लेटर भेजा, सपोज करिए कोई लेटर आपको मिला, उस पर लिखा है कि शुभम सर ने ये लेटर आपको भेजा है, तो आप कैसे भरोसा कर सकते हो? कैसे जानो कि डेटा उसी जगह से आया है या उसी इंसान से आया है जिसने क्लेम किया है, ठीक है। तो दूसरा प्रिंसिपल आपको स्टैब्लिश करना होगा नेटवर्किंग में, ऑथेंटिकेशन। इसमें ये क्या तरह का एक मैकेनिज्म है जो आइडेंटिफाई करेगा उस यूजर को या उस सिस्टम को, ठीक है। अब ये हर एक चीज में एक्सेस करेगा। मतलब जैसे मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे? आपको चाहिए होगा आईडी और पासवर्ड। आईडी तो सिंपल है, मेरी ईमेल आईडी होगी। पासवर्ड क्या है? ठीक है, पासवर्ड क्या है? पासवर्ड किसको पता होगा? पासवर्ड खाली उसी बंदे को पता होगा जो एक्चुअल में उसका यूजर है। इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन जैसे आप कहीं पे लॉगिन करते हो, कहीं पे लॉगिन करते हो तो कैसे लॉगिन होगा? आप प्रोवाइड करते हो उसको यूजर एंड पासवर्ड, ठीक है। तो उसको ऑथेंटिकेशन आप कहेंगे। नेक्स्ट आप क्या फॉलो करोगे? इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब आपने जो डेटा भेजा है एग्जैक्टली वही डेटा रिसीवर तक पहुंचे, उसके बीच में उसके साथ कोई मैनिपुलेशन ना हो, ठीक है। मैनिपुलेशन ना हो, ठीक। तो तीन प्रिंसिपल आपके हैं, तीन मेन प्रिंसिपल हैं, वो आप देखिए एक बाय एक। यहां देखते हैं तीनों प्रिंसिपल। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? कॉन्फी कॉन्फिडेंशियलिटी। सबसे पहला प्रिंसिपल आपका क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी है। ये देखिए, यहाँ यहाँ जो इसका मैं लिंक पहले शेयर कर देता हूं आपको, ताकि आप लोग भी फॉलो अप कर सकें, आप लोग भी फॉलो अप कर सकें इसको। इसका लिंक मैं अभी आपको फॉरवर्ड करता हूं। हम्म, मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है। व्हाट्सएप पे भेज दिया, आप इसको वहां से फॉलो अप कर सकते हो इस लिंक को, ठीक है। तो हम वापस आते हैं अपने ओपन बोर्ड पे, ओपन बोर्ड पे। सबसे पहला लिखते हैं क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी काफी बड़ा वर्ड है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें क्या होता है? सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखते हो, सीक्रेसी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे डेटा सेंडर से रिसीवर जा रहा है, तो खाली उनको ही इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, ठीक है। उनको ही इंफॉर्मेशन दिखनी चाहिए। मतलब कोई थर्ड पार्टी इस इंफॉर्मेशन को, इस मैसेज को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। इस मैसेज को ही एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। मैसेज से कंटेंट नहीं, इस मैसेज को ही एक्सेस ना कर पाए। दूसरा क्या है? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन इसमें क्या रहता है? इसमें यूजर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। यूजर टू आइडेंटिफाई मतलब हम यूजर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब हम, जैसे आपने कुछ डेटा भेजा, आपने कुछ डेटा रिसीवर को भेजा, ठीक है। अब रिसीवर क्या सोचेगा? क्या ये डेटा सेंडर ने ही भेजा है, जैसे M1 मैसेज, और एक सी पार्टी जिसने भी आज रिसीवर को भेजा M2 मैसेज, ठीक है। दोनों दो मैसेज भेजे हैं। यहाँ देखिएगा ध्यान से। सबसे पहला सेंडर जो है उसने M1 मैसेज भेजा। सपोज करो सी अटैकर है, सी एक अटैकर है, इसने M2 मैसेज भेजा,
और कहा कि मैं MS हूँ, मतलब मैं ही सेंडर हूँ, तो रिसीवर को दो मैसेज मिले, M1 मैसेज मिला और M2 मैसेज मिला। M1 असली मैसेज है, M2 गलत मैसेज है। तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि M1 ही असली है या M2 असली मैसेज है एस से? क्योंकि सेंडर ने भी, जो अटैकर है उसने भी कह दिया कि मैं भी सर्वर, मैं भी वो सेंडर हूं। तो कैसे चलेगा? तो आपके सिस्टम को ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, किसी तरीके से आपको रिसीवर को पता होना चाहिए कि ये डेटा सेंडर से आया है। साथ में ये भी हो सकता है कि सेंडर ने डेटा भेजा तो ये रिसीवर के पास ही जाए, किसी थर्ड इंसान के पास ना जाए। तो ऑथेंटिकेशन इधर भी होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ ऑथेंटिकेशन होना चाहिए। ठीक, जैसे आप लोग जब व्हाट्सएप से, जैसे आपको अनिल को डेटा भेजना है, तो अनिल कैसे जानेगा कि ये डेटा अनुज से आया है? तो अनुज क्या करेगा? अपना व्हाट्सएप लॉगिन करेगा, आईडी पासवर्ड से, ठीक है, आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा, तब जाके मैसेज यहां से क्रिएट होगा। अब अनुज अनिल को डेटा भेज रहा है, तो अनिल के यहाँ भी व्हाट्सएप लॉगिन होगा आईडी पासवर्ड से, ठीक है, तब जाके दोनों का मैसेज आपस में एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है? इंटीग्रिटी। तीसरा प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी। इसमें क्या होता है? सेंडर और रिसीवर दोनों के भी जो डेटा होता है, जो मैसेज होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। मतलब M1 मैसेज M1 ही रहना चाहिए। कोई सी पार्टी आके M1 को M2 कर दे और फिर आगे R को दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब मैसेज एक तरह का रहना चाहिए, उसकी कंटेंट नहीं चेंज होनी चाहिए, कंटेंट आपके नहीं चेंज होने चाहिए। ठीक है, और क्या पॉइंट है? सिस्टम इंटीग्रिटी। मतलब यहां आपने किस पे भरोसा किया है? यहां आपने इस जगह भरोसा किया व्हाट्सएप पे, कि व्हाट्सएप मेरा डेटा अनुज से लेके अनिल तक पहुंचाए। ठीक है, तो ये व्हाट्सएप के ऊपर है। ठीक, तो आप यहाँ पे ये चीज देखते हैं। चौथा सिक्योरिटी प्रिंसिपल आपका है नॉन रेपुडिएशन। मतलब कि दोबारा कॉपी ना बना पाए। ठीक है, यहाँ पे चौथा पॉइंट क्या होता है? नॉन रेपुडिएशन। इसमें क्या होता है? इसमें होता है क्या? सेंडर ने रिसीवर को डेटा भेज दिया होता है, ठीक है, और फिर सेंडर इनकार कर दे कि मैंने रिसीवर को डेटा नहीं भेजा है, तो ये नेटवर्क इसको डिसअलाउ करता है। सेंडर ने अगर डेटा भेजा है तो सेंडर को मानना पड़ेगा, वो इनकार नहीं कर सकता कि डेटा मैंने नहीं भेजा है। ठीक है, फिर क्या होता है? एक्सेस कंट्रोल। मतलब किसके पास क्या एक्सेस रहेगा, वो भी आप देख सकते हो। ठीक, ये सब पॉइंट आप यहां से देख सकते हो, यहां से पढ़ सकते हो। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब डेटा यहाँ पे पहले से है, ये सब चीजें यहाँ पे पहले से हैं। लॉस ऑफ एथिक्स ये आप देख सकते हो यहाँ पे। सिंपली मतलब आपको ये चीजें फॉलो अप करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इंक्रिप्शन है, क्रिप्टोग्राफी एंड टाइप्स। ठीक, क्रिप्टोग्राफी, यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी के बारे में देख सकते हो, किस तरह क्रिप्टोग्राफी है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, हैश फंक्शन, एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, यहाँ पे चीजें देख सकते हो। ठीक है, ये सब नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लोर करेंगे, अभी की क्लास में इसके ऊपर वर्क हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम किस चैप्टर वर्क करेंगे? हम चैप्टर नंबर 8 पे वर्क करेंगे। चैप्टर नंबर 8 पे हम डीएचसीपी सर्वर को जानेंगे और क्रिप्टोग्राफी प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा देखेंगे। आपको डेप्थ में नहीं जाना है, आपको खाली ऊपर ऊपर देखना है। ठीक है, इन दोनों को देखेंगे, फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी के ऊपर देखेंगे। क्लास आज के लिए क्लासेस यहीं तक है। ठीक है, आज के लिए क्लासेस यहीं पे है, यहीं तक है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड हो जाता है काली लिनक्स, नहीं उबुंटू भी नहीं, डाउनलोड हो जाता है। आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से नहीं करना है, आपको वेबसाइट पे जाके ही करना है। स्टोर पे सारे ओरिजिनल चीजें नहीं होती हैं, आपको स्टोर पे ज्यादा भरोसा नहीं करना है, आपको एक्चुअल में काली लिनक्स की वेबसाइट पे जाना है। आपके चाहते क्या हो, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से जाना है? नहीं सर, वो WSL में इंस्टॉल होता है। नहीं, मैं चाहता हूं आप उस पे इंस्टॉल करें, क्या कहते हैं, वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल करें। आपको फुल
फुल फ्लैश चाहिए आपको। अगर आपने WSL में इंस्टॉल किया तो उससे क्या प्रॉब्लम रहेगी कि आप एक्सेस नहीं कर पाओगे GUI फीचर्स, जो ग्राफिकल फीचर्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, काइलिनक्स का जो ग्राफिकल फीचर्स हैं उनको एक्सेस नहीं कर पाओगे। जबकि अगर आप इससे डाउनलोड करोगे तो आप सारे पूरे फीचर्स इंस्टॉल कर सकते हो। WSL एक उस लिए है कि आप कम से कम चीजें चला पाओ, मतलब आपको खाली इंट्रोडक्शन चाहिए तो ही। जबकि काई लिनक्स एक तरह का पूरे फुल वर्जन है। WSL भी आप चला सकते हो, ऐसा नहीं है, अगर आपको खाली कमांड पढ़ने हैं, चला सकते हो, लेकिन अगर आपको इंट्रोडक्शन चाहिए लिनक्स के ऊपर तो आप बेस्ट है आप उसको किसी या तो पेन ड्राइव से बूट कर लो। ठीक है, बेस्ट है कि पेन ड्राइव से बूट कर लो, नहीं तो आप सिंपली वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर लो। यहाँ पे देखिएगा ये सब आपके वो हैं, वर्चुअल बॉक्स, VMware, ये सब चलाने वाले हैं चीजें। ठीक है, और कोई और कोई सवाल? बाकी क्लास कल भी 6:30 से यही टाइम रहेगा, 8 बजे तक का समय रहेगा। आपको पहले से ज्वाइन करना है। ठीक है, ताकि ये जो ज्वाइनिंग के पीरियड में जो बीच बीच में लेफ्ट कर दे रहे हैं उससे मोमेंटम ब्रेक हो जाए, वो ना हो। ठीक है।